भाभी, उस दिन आपने कहा था कि दादी मुझसे अनजान है और शायद इसीलिए वो मुझ पर भड़क उठी थी। मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ उन्हें दवाई देने चलूं, उनसे मिलूं, तो शायद वो मुझे पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे। अगर आप कहें तो मैं चलूं आपके साथ। ठीक है, तो तुम मेरे साथ दादी के पास जाना चाहती हो? ठीक है, चलो, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? हाँ चलो, लेकिन वो मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, मुझे ऑफिस में देर हो रही है। चलो 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 आओ। जी अभी आई। अनुपमा फिर कभी। हाँ कुकिंग चल रही है और वो भी गाजर का हलवा। तुम्हें पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। और मुझे क्या, मेरे तो शाहरुख खान को भी पसंद है। भाभी, मैं थोड़ा सा चख लूं? बस 1 मिनट, अभी पक जाएगा। खुशबू तो इतनी अच्छी है, मुझे अभी चाहिए। प्लीज थोड़ा सा, 1 स्पून पर मुझे अभी 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 चाहिए। अच्छा, अभी लाती हूँ। ओके। आराम से गर्म है। ओके। हाँ, ये तो बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है भाभी। काश ये गाजर का हलवा मैं अपने शाहरुख को खिला पाती। पहले तुम तो खा लो। पता है भाभी, इस घर में ना सबको गाजर का हलवा पसंद है। दक्ष भैया को पसंद है, बड़ी भाभी को पसंद है, दीदी को पसंद है, और धनंजय भैया को उनका पता नहीं, यहाँ तक कि दादी को भी पसंद है। I mean, पसंद था, अब तो वो दवाइयां ही खाती है। पता है वो बहुत मीठा खाती थी। आई एम नॉट श्योर, पर मुझे किसी ने बचपन में बताया था। दादी को? बहुत टेस्टी है, मैं खा के आती हूँ। हाँ तो मुझे मार डालना चाहती है ना? मेरी जान लेना चाहती है, मेरी सारी जायदाद ले लेना चाहती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ूंगी? मैं तुझे छोड़ूंगी? तू क्या मुझे मारेगी? मैं तेरी जान ले लूंगी। नहीं दादी माँ, जो कुछ भी उस दिन दादी ने मेरे साथ किया, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जब उनके दिमाग पर ही उनका काबू नहीं है तो, और फिर मैं उनके लिए अनजान हूँ। शायद इसीलिए उस दिन वो मुझे देखकर घबरा गई होंगी। मुझे भी भाभी की तरह दादी से दोस्ती करनी होगी, उनकी सेवा करके उनके करीब जाना होगा। अनुपमा, दादी जी, मैंने गाजर का हलवा बनाया था, पता चला आपको भी पसंद है। अनुपमा, तू मुझसे मिलने आई है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। बेटा, आओ, यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? जी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया खुद से नहीं किया।
मैं तो सपने में भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती बेटा। कोई बात नहीं दादी जी, आप चख कर देखिए ना, बताइए कैसा बना है। आज पहली बार मैं अपनी बहू के हाथ का कुछ खा रही हूँ, लेकिन मेरे पास शगुन देने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा, सिवाय आशीर्वाद के। भला इससे बढ़कर क्या शगुन हो सकता है? खुश रहो बेटा, खुश रहो, और भगवान तुम्हें शक्ति दे कि आने वाली मुसीबतों का तुम सामना कर सको। मतलब? तू नहीं जानती बेटा, न इस घर के राज, न इस घर के दुश्मनों को। लेकिन आज मैं तुझे सब कुछ बता के रहूंगी। शायद भगवान ने तुझे इसीलिए मेरे पास भेजा है कि तू मेरा साथ दे सके। हम मिलकर ये लड़ाई लड़ सके। आप क्या कह रही हैं दादी जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ तुझे, मैं समझाती हूँ। एक मिनट। अनुपमा, नहीं बेटा, दरवाजा मत खोल, पहले मेरी बात सुन ले। आज मैं तुझे सच्चाई बताना चाहती हूँ। दादी दरवाजा खोलो। नहीं अनुपमा, नहीं खोलूंगी। बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुन, इस घर में जो तुझे प्यार, जो अपनापन दिखता है ना, सब झूठ है, दिखावा है। राक्षस बसते हैं यहाँ पर, राक्षस। दादी दरवाजा खोलो, दादी दरवाजा खोलो। अनुपमा प्लीज मेरी बात सुनो। दादी दरवाजा बेटा तू घबरा मत, ये लोग जैसे दिखाई देते हैं ना वैसे है नहीं। तू मेरी बात सुन बेटा, मैं पागल नहीं हूँ, ये भी इन लोगों की साजिश है। मान तू, मैं पागल नहीं हूँ बेटा। अनुपमा दरवाजा खोलो, अनुपमा प्लीज। ये लोग राक्षस हैं, इनसे बचना। देखो तुम दादी से दूर रहना, तुम घबराना नहीं बेटा, मैं आ रही हूँ। अनुपमा किसी भी तरह दरवाजा खोलो। अनुपमा प्लीज। इन लोग नहीं बेटा, दरवाजा मत खोलो, पहले मेरी बात पूरी होने दो। तू नहीं जानती बेटा, बड़ी मुश्किल से ये मौका आज आया है। अगर ये गवा दिया तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। तू मेरी पूरी बात सुन के जा बेटा। अनुपमा किसी भी तरह दरवाजा खोलो। अनुपमा प्लीज। नहीं मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, नहीं। अनुपमा। मीरा, मीरा क्या हुआ? मीरा, अनुपमा मेरी बात सुने बगैर मत जाना बेटा, आज मैं उसे सच्चाई बता के रहूं। तुम ठीक तो हो ना? भाभी, भाभी दरवाजा खोलो, भाभी। दादी दादी प्लीज, दादी दादी, मीरा दरवाजा खोलो। मीरा, दादी कुछ मत करना मीरा को। भाभी, भाभी आप ठीक तो है ना भाभी? दादी अगर भाभी को कुछ हो ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। दरवाजा खोलिए आप। दादी छोड़िए भाभी को। मीरा, मीरा, नहीं सुनो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मीरा तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, भाभी ये खून कैसे भाभी? कुछ नहीं, बस जरा सी खरोच आई है। अनुपमा कैसी है? अनुपमा ठीक है भाभी, लेकिन आपको ये खून देखा तुमने?
आज तुम्हारी वजह से भाभी को। क्यों डांट रहे हो मेरी बच्ची को? इसकी कोई गलती नहीं है, गलती इंसान से ही होती है ना। देखो अनुपमा, बस तुम एक वादा करो कि दोबारा तुम दादी के सामने कभी नहीं आओगी। बोलो अनुपमा, तुम फिर कभी इस कमरे में नहीं आओगी। वादा करो अनुपमा मुझसे। मैं वादा करती हूँ भाभी, आज से मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी। मुझे माफ कर दीजिए। चलो डॉक्टर को फोन करो। अरे कपड़े किसने प्रेस किए? कमाल है। वाह, पापा, मैं जानती हूँ कि मैं चाहकर भी अनुपमा दीदी जैसी नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ ना। इस पर तो दिन ब दिन अनु का रंग चढ़ता जा रहा है। माया, अगर तूने जल्द कुछ नहीं किया ना, तो तेरे और तेरी बेटी के बीच जो दरार है उसे घाई बनने में वक्त नहीं लगेगा। निर्मले से दोस्ती इसलिए की थी कि हम सांप से बच जाएं, लेकिन ये निर्मला हमारे जान का दुश्मन बन गया है। अनुपमा को इस घर में मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया था कि वो हमारे मकसद को पूरा करे, लेकिन ये तो पहले तो सिर्फ दक्ष से खतरा था कि कहीं दादी उसे सच्चाई ना बता दे, लेकिन अब अनुपमा से खतरा दुगना हो गया है। अब दोनों पर नजर रखनी पड़ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं हम इस घर के मालिक बनते बनते दक्ष और अनुपमा के वॉचमैन ना बन के रह ऐसी बातें मत करो मीरा, मत करो ऐसी बातें मीरा। इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने बहुत पसीना बहाया है, बहुत पसीना। और अगर इसी प्रॉपर्टी के लिए मुझे खून बहाना पड़े ना, तो मैं बहाऊंगा, खून की नदियां बहा दूंगा मैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हासिल करके रहूंगा मैं एट एनी टाइम कॉस्ट। लेकिन कैसे? हर रोज इस घर में नई नई चीजें हो रही हैं। उन्हें देखकर तो उम्मीद कम ही लगती है। हर सुबह बस यही डर लेकर उठती हूँ कि आज कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। रात को जब खिड़की खड़कती है तो ऐसा लगता है अनुपमा और दक्ष कहीं दादी के कमरे में तो नहीं पहुंच गए। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये क्या और कैसे ने तो मेरे हाथ बांध रखे हैं मेरा, मेरे हाथ बांध रखे हैं। तो मेरा बस चले ना, उस दादी के लिए तो मैं दादी के लिए तो मैं मेरा मैं अपनी अपनी जान दे दूं। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर अपनी जान दे दूं, मुझे अपनी पहली वाली दादी मिल जाए ना, हंसती खेलती वाली दादी, मैं कुछ भी कर जाऊं। लेकिन ये भगवान भी बड़ा निर्दयी है, हमारे दर्द को समझता नहीं है। नहीं नहीं, आप भगवान को क्यों दोष दे रहे हैं? आखिर ये वही भगवान तो है जिसने हमारी अनुपमा को ठीक से रखा। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो? अरे अनुपमा, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे।
ये क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने आराम करने के लिए कहा था ना। और तुम माफी किसके लिए मांग रही है? आपकी बात ना सुनकर आपका दिल दुखाने की गलती की है मैंने। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। आपने मुझे बताया भी था कि दादी जी, लेकिन मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी और मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। नहीं पगली, ये सच है कि तुझसे गलती हुई है, लेकिन वो गलती तूने जानबूझकर तो नहीं की ना। तू तो सिर्फ दादी का आशीर्वाद लेने गई थी वहां पर, बस। मीरा बिल्कुल सही कह रही है बेटा। जहां तक सवाल हमारी परेशानी का है, तो औलाद के लिए परेशान होना तो नसीब वालों की किस्मत में होता है। और हम तो बहुत नसीब वाले हैं कि हमें आप जैसे दो बच्चे मिले हैं। हाँ, आप लोग महान है भैया, महान है आप लोग। मैं ही नादान थी जो। बस अब ये आंसू पोंछ लो और मुझसे वादा करो कि ये गलती दोबारा नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों भी। नहीं भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, और ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको परेशानी हो। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। मैंने भैया भाभी से तो माफी मांग ली है, पर जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मेरी माफी अधूरी रह जाएगी। आप सब मेरी खुशी के लिए इतनी चिंता करते हैं और मैं हमेशा सबको दुख देती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे किसी को दुख पहुंचे। बस आप मुझसे नाराज। अनु, देखो, भाभी ने बहुत दुख सहे हैं दादी की वजह से, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें और दुख दें। मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाभी जैसा चाहती है तो वैसा ही करना, और प्लीज प्लीज दादी से दूर रहना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हें। हाँ दक्ष, आज के बाद मैं वही करूंगी जो आप और भाभी कहेंगे। वकील साहब, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी प्रॉपर्टी जैसे हैं वैसे ही रहे और अनुपमा के नाम पे ट्रांसफर करने के बजाय सीधा 1 साल बाद हम दक्ष के नाम पे ट्रांसफर कर दें? No, it's not possible, मिस्टर सिंघानिया। कानून के कुछ अपने तरीके होते हैं, कानून अपने तरीके से ही काम करता है, नो शॉर्टकट्स। और फिर प्रॉपर्टी दक्ष के नाम रहे या अनुपमा के नाम, आखिर वो भी आपके घर का ही हिस्सा है ना। सो तो है, सो तो है। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है वकील साहब, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो अपनों तक को पराया कर देती है। और फिर अनुपमा तो वैसे ही पराई है। अगर कल को भूल से भी उसके मन में लालच आ गया तो हमारी जिंदगी की मेहनत। लेकिन ये आप नहीं समझ सकते, और हमारी मजबूरी ये है कि हम आपको चाहकर भी नहीं बता सकते। अब ये खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अनुपमा है कहाँ? लो आ गई अनुपमा, आओ बेटा। अरे अनुपमा, आओ 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 अनुपमा, इधर आओ। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे हम लोग। हेलो अनुपमा, मेरा नाम कबीर रॉय है। आई एम ए लॉयर
जो 20 साल से आपकी अमानत आपको सौंपने के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं। ये लीजिए। जी, ये इसमें आपके पति मिस्टर दक्ष के दादाजी की वसीयत है। आपके पति मिस्टर दक्ष के दादाजी की वसीयत है। इस वसीयत के मुताबिक सिंघानिया खानदान की सारी प्रॉपर्टी के मालकिन आप हैं। जी? दक्ष के दादाजी मिस्टर देवराज सिंघानिया ने वसीयत की थी कि जब भी दक्ष की शादी होगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उनका सब कुछ दक्ष की पत्नी के नाम हो जाएगा और इस सब पर तब तक उसका अधिकार रहेगा जब तक कि इस शादी को 1 साल पूरा नहीं हो जाता। अगर उसके बाद वो चाहे तो ये प्रॉपर्टी दक्ष के नाम कर सकती है और इसीलिए दक्ष की पत्नी होने के नाते सिंघानिया खानदान से जुड़ी हर चीज पर अब से आपका अधिकार है। अब आप इस प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब मैं दक्ष के नाम अभी कर दूं? नो मिसेस सिंघानिया, इट इज नॉट पॉसिबल। 1 साल तक आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। 1 साल के बाद अगर आप चाहे तो आपके पति के नाम हो सकता है, वो भी अगर आप चाहे तो। बेटा, वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी जिसे तुम्हें पूरा करना। साइन कर। आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। लो बेटा। साइन कर दो। एक कॉपी आपके लिए, आप संभाल के रखिएगा। ओके एवरीबॉडी, मैं चलता हूँ। आई मैं बाहर तक छोड़ दूंगा। I'm just coming. क्या बात है अनुपमा? लोग तो सब कुछ छिन जाने पर परेशान होते हैं और तुम इतना सब कुछ मिल जाने के बाद परेशान हो रही हो? नहीं भाभी, वो बात नहीं है। ये सब दक्ष और धनंजय भैया का है। इसे आप ही संभालिए ना। माना ये सब दक्ष धनंजय का है, लेकिन तुम दक्ष की पत्नी हो। इसे इसकी अमानत समझकर अपने पास संभाल कर रख लो। और सिर्फ 1 साल की तो बात है, उसके बाद तुम चाहो तो इसे वापस कर देना। क्यों दक्ष? भाभी ठीक कह रही है अनुपमा, ये फाइल तुम अपने पास ही रखो। देखो, दादाजी ने जो फैसला लिया था वो कुछ सोच समझ कर लिया होगा और हमारा ये फर्ज बनता है कि उनके इस फैसले की रिस्पेक्ट करें। सो ये पेपर्स तुम अपने पास ही रखो। देखो दक्ष, तुम एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस 1 साल में अगर तुम दोनों के रिश्ते बिगड़ते हैं या अनुपमा को कुछ हो जाता है तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमें नहीं बल्कि ट्रस्ट को मिल जाएगी और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। दक्ष, डू अंडरस्टैंड दैट? इनके कहने का मतलब ये है कि अनुपमा के पति होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अनुपमा का ख्याल रखो और इस खानदान के पोते और अपने दादाजी की खून पसीने और मेहनत से बनाई गई प्रॉपर्टी का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तक हम दोनों से जो कुछ हो सकता था हमने किया कि तुम्हें तुम्हारी अमानत मिल जाए, लेकिन अब सब कुछ तुम पर है। देखो दक्ष, तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारे खानदान की प्रॉपर्टी किसी गलत हाथों में जाए। तुम समझ रहे हो ना?
समझ रहा हूँ भाभी, समझ रहा हूँ। दक्ष के दादाजी मिस्टर देवराज सिंघानिया ने वसीयत की थी कि जब भी दक्ष की शादी होगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उनका सब कुछ दक्ष की पत्नी के नाम हो जाएगा। आखिर दादाजी ने ऐसी वसीयत क्यों बनाई? वो सीधे सीधे भी तो ये प्रॉपर्टी दक्ष के नाम कर सकते थे, और सब कुछ दक्ष के नाम ही क्यों? धनंजय भैया भी तो इसी घर के बेटे हैं, तो फिर उन्हें कुछ क्यों नहीं? देवराज सिंघानिया? आज मुझे यकीन हो गया कि आज से 20 साल पहले देवराज सिंघानिया ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही था बेटा। यानी उस दिन दादी जी इस वसीयत और दादाजी की ही बात कर रही थी। कहीं उनके वो सब कहने की वजह ये वसीयत ही तो नहीं? माँ जी दवा पी लीजिए। आज वो मेरी नर्स मीरा नहीं आई? घर पर कोई वकील साहब आए हैं, सब उन्हीं के साथ बैठे हैं। मीरा मैडम भी वहीं बैठी हैं। वकील? समझिए, जरूर वकील वसीयत लेकर आया होगा। यानी आज सब कुछ अन्नू के नाम हो जाएगा। इसका मतलब है आज के बाद अन्नू के लिए खतरा और भी बढ़ जाएगा। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। वो उन राक्षसों की सच्चाई से अनजान है। मुझे मीरा की इसी सच्चाई को अनुपमा के सामने लाना है, लेकिन कैसे? कैसे करूं प्रभु, कैसे? दक्ष, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जान तो हम खुद आपके कदमों में लिए बैठे, बस आपके हुक्म का इंतजार है। जब आप कहेंगी हाजिर कर दें। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज उठिए ना। आपके सामने सर झुकाए बैठे हैं। और पहले तो आप सिर्फ हमारे दिल की मलिका थे, लेकिन अब इस पूरे सिंघानिया साम्राज्य की अकेली मलिका है। आप सिर्फ हुक्म कीजिए और हम उसे बजा देंगे। I mean, बजा लाएंगे। मेरा पहला हुक्म ये है कि आप वहां जाकर बैठ जाइए। ओके, हाउ स्वीट ऑफ यू। गुलाम को सीट ऑफर किया जाए। थैंक यू सो मच। लेकिन बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है मलिका। बताइए, आपका दूसरा हुक्म क्या है? दूसरा हुक्म ये है कि आप ये रख लीजिए। मगर ये हम कैसे कर सकते हैं मलिका आजम? ये तो आपका। दक्ष, मैं ये नहीं रख सकती। ये सब तो आपका है, आपका और धनंजय भैया का। प्लीज आप इसे रख लीजिए, प्लीज। थैंक्स अरुण, एंड थैंक गॉड कि तुम्हें चुनने में मुझसे कोई गलती नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो 1000 करोड़ की इस प्रॉपर्टी के पेपर्स इतनी आसानी से मेरे हवाले ना करता।
एक बात पूछो दक्ष, दादाजी ने ये वसीयत आपके और धनंजय भैया के नाम क्यों नहीं की? सवाल बहुत अच्छा है। वैसे ये पता करने के लिए तो मुझे दादाजी के पास ऊपर जाना पड़ेगा। तुम कहो तो मैं जाकर पूछ के आऊं? दोबारा ऐसा मत कहिएगा। I'm sorry, sorry। देखो अनुपमा, दादाजी ने ये विल इस तरह क्यों बनाई ये तो मुझे भी नहीं पता। जब से समझना शुरू किया है तब से बस यही विल देखता आ रहा हूं। ना किसी ने मुझे इससे ज्यादा कभी कुछ बताया है और ना ही मैंने पूछने की जरूरत समझी। ओ माया पुत्र, ओ ये क्या कर रही है तू? हैं? अरे माँ, मेरी बेटी मेरे हाथों से निकली जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। हाय हाय, इतनी सी बात है। ओए पुत्र, तेरी इस प्रॉब्लम का ना सलूशन है मेरे पास। ना झूठ ना बुलाए। अच्छा, हाँ? तो जल्दी से बता। ना ना, ऐसे नहीं बताने वाली। पहले रिश्वत दे मुझे, ब्रैब ब्रैब। अरे माँ बताओ तो सही। अच्छा ठीक है, पहले बोल मैं बहुत स्मार्ट हूँ। अरे माँ चलो ठीक है, मैं हूँ बहुत स्मार्ट। तू नहीं, तेरी माँ। मैं कांता, मैं बड़ी स्मार्ट हूँ। माँ तुम बहुत स्मार्ट हो। थैंक यू। अब बताओ। ना ना अभी नहीं, अब तू बोल माया की माया थल्ले और कांता की कांताई पल्ले पल्ले। बोल। माँ तुम मेरी माँ हर लिहाज में तुम मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। ओके? ना ना नॉट ओके, रिपीट। कैरेट। ओए होए ना, एनी खाम इरिटेट हो रही है माया पुत्र। सुन, मैंने ना अपने रितमा पुत्र के लिए कमाल का रिश्ता ढूंढिया है। ओए ये दक्ष सिंघानिया तो उसके आगे कुछ भी नहीं, पानी पड़ेगा पानी। उससे कोई ज्यादा पैसे वाला और कोई ज्यादा हैंडसम। आहो। सच माँ? नहीं तो मैं क्या तेरे को चुटकुले सुना रही हूँ? ऐਵੇਂ ला पकड़ उस मुंडे का विजिटिंग कार्ड, इसमें नाम, पता और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। फोन कर ले उसको। आहा। सच माँ, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब तो रिधिमा वाकई मेरे करीब आ जाएगी। बस माँ, अब से तुम्हारा काम खत्म और मेरा काम शुरू। मैं कुछ नहीं जानता, कल सुबह एक कंसाइनमेंट किसी भी हालत में डिस्पैच हो जानी चाहिए। ओके, दैट्स फाइनल। अरे हाँ, याद आया, वो मेहताज की फाइल का है। ये क्या हो रहा है? जब से अन्नू इस ऑफिस से चली गई है ऐसा लगता है कि ऑफिस का डिसिप्लिन ही चला गया है। अरे भैया, मेहताज की फाइल कहाँ है भाई? तो मेहताज की फाइल, ये फाइल तुम्हें कहाँ मिली? पता नहीं सर। चलो कम से कम मेहता की फाइल तो मिल गई, थैंक गॉड। कहाँ रख दिया मैंने सीडी? देखा, सीडी नहीं मिलेगी। अन्नू होती ना यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। इतना केओस है ऑफिस में उसके चले जाने के बाद। अरे कहाँ रख दी है भाई? अरे ये मेहताज की प्रेजेंटेशन सीडी कहाँ है? सब क्या हो रहा है भाई?
लव यू पापा। अनु बेटा, मेरी बच्ची तू आ गई। सच अ वंडरफुल सरप्राइज फॉर मी। ये दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे प्यारे पापा के लिए। थैंक यू बेटा। आओ अंदर चले। आज तो आप मेरे साथ चलेंगे। अब कौन सा सरप्राइज देना चाहती हो? आप मेरे साथ तो चलिए, सब पता चल जाएगा। चलिए। पिज्जा। क्या बात है, आज बड़ा मुस्कुरा रही है। लगता है मेरी दवाओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया। तेरी दवाओं का तो पता नहीं मीरा, लेकिन इतने सालों में जो बद्दुआएं मैंने तुझे दी है, उसने अपना असर दिखाना जरूर शुरू कर दिया है। क्या बक रही है बुढ़िया? बक नहीं रही हूँ, आईना दिखा रही हूँ तुझे। जिंदगी भर बहुत जुल्म ढाए तूने मुझ पर। कौन सा ऐसा पाप है जो मेरी जायदाद पाने के लिए तूने नहीं किया हो? आखिर तेरे हाथ क्या आया? ये दवाइयां। मेरी नर्स बन के रह गई है तू, जो सुबह शाम सिर्फ मुझे दवाई देने आती है। मुझे देखकर जिसकी टांगे कांपा करती थी, आज वो गुरूर से गर्दन उठाकर खड़ी मेरे सामने। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आज सब कुछ अनुपमा के नाम हो गया है। ये बंगला, ये दौलत, सब कुछ अनुपमा के नाम हो गया है। सब कुछ। अब तू और तेरा वो पति अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए अनुपमा के मोहताज नजर आओगे। क्या कह रही है तू? हाँ? गया गया मीरा, सब कुछ गया, सब कुछ। ये मेरा श्राप था तुझे, जो पूरा होके रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुना तूने? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तेरा कोई भी श्राप, तेरी कोई भी बद्दुआ मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। माना माना आज सब कुछ अनुपमा के नाम हो गया है, तो क्या हुआ? खजाने की चाबी तो वो चौकीदार के पास भी होती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो राजा बन गया। तुझे पता नहीं है शायद बुढ़िया, कि ठीक 1 साल के बाद ये सारी जायदाद अनुपमा को दक्ष को वापस करनी पड़ेगी। और तब दक्ष की लगाम मेरे हाथों में है। आज लगाम भले ही तेरे हाथों में हो, लेकिन अगर कहीं दिल अनुपमा की तरफ मुड़ गया तो तेरी ये लगाम तेरे हाथ में धरी रह जाएगी और दक्ष आजाद हो जाएगा। अनु दक्ष की पत्नी है और इस रिश्ते की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। लगाम खींचती रह जाएगी। बेचारी।
ये बंगला, ये दौलत, सब कुछ अनुपमा के नाम हो गया है, सब कुछ। अब तू और तेरा वो पति अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए अनुपमा के मोहताज नजर आओगे। जब से ये अनुपमा इस घर में आई है, इस बुढ़िया की हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। आज तो ये बुढ़िया मुझे देख के सिर्फ हंस रही थी, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरे सर पर खड़ी होकर तांडव जरूर करेगी। ये सब हो रहा है उस अनुपमा की वजह से। मुझे कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। ओके, जाओ अपना मुंह साफ करो एंड ब्रश योर टीथ। ये स्टिकी स्टिकी हो जाता है ना। जाओ। क्या बात है भाभी? मैं जानती हूँ अनुपमा कि इस घर में आने के बाद कई बातें तुम्हें परेशान करती होंगी। इस घर से जुड़े कई अधूरे सच तुम्हारे मन में सवाल पैदा करते होंगे। और आज मैं तुम्हें वो सब बातें बताने वाली हूँ। इस घर से जुड़े हर राज बताने वाली हूँ मैं तुम्हें। उस दिन जब तुमने देवराज सिंघानिया के बारे में पूछा था, तुम्हारे उस सवाल ने मेरे 22 साल पुराने जख्मों को कुरेद दिया था। तुम सोच रही होगी कि दादाजी ने ऐसी वसीयत क्यों बनाई। उन्होंने ये सारी जायदाद हम में से किसी के नाम नहीं करके बल्कि उस लड़की के नाम कर दी जो बरसों बाद दक्ष की पत्नी बनकर इस घर में आने वाली थी। क्योंकि वो अच्छी तरह से ये भी जानते थे कि इस घर में कोई ऐसा शख्स भी है जिसके लिए दौलत सब कुछ है, रिश्ते और नाते कोई मायने नहीं रखते, और वो शख्स इस दौलत को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अनुपमा, तुम जानती हो कि वो शख्स कौन है? वो और कोई नहीं बल्कि हमारी दादी है। क्या? हाँ बेटा, दादाजी और दादी जी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि दादी जी के लिए दौलत सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी। और दादी जी के इसी रवैये के चलते एक दिन दादाजी की मौत हो गई। लेकिन दादाजी की मौत से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि सारी जायदाद उनके नाम हो जाएगी। क्या? दादी जी ने जब वसीयत पढ़ी तो उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। उनकी सारी उम्मीदों पर पानी पड़ गया, क्योंकि दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर दी थी जो दक्ष की पत्नी बनकर इस घर में आने वाली थी। क्योंकि दादाजी को अंदाजा हो गया था कि दादी जी हमारे साथ भी वही सलूक करेंगी जो उन्होंने दादाजी के साथ किया था। क्या किया था दादी जी ने? दादाजी की मौत नहीं हुई थी अनुपमा। दौलत की लालच में आकर दादी जी ने दादाजी को अपने हाथ से मार दिया था। क्या? लेकिन भाभी,
आपको ये पता कैसे चला? घर के एक पुराने नौकर ने मरते वक्त मुझे ये सब बताया था। उसके बाद दादी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने और तुम्हारे भैया ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि हमने कसम खाई थी कि जब तक दक्ष बड़ा नहीं हो जाता, कुछ भी करके हम दक्ष के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। उसके बाद दादी के जुल्म बढ़ने लगे, इतने ज्यादा हो गए कि मेरा बच्चा आपका बच्चा? हाँ रुब्बा, मैं पेट से थी और पहले बच्चे के आने की खुशी में तुम्हारे भैया और मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन दादी जी, उन्होंने तो जैसे मुझसे हर खुशी छीनने की कसम से खा ली थी। मेरी उस हालत में दादी ने मुझे सीढ़ियों से ढकेल दिया और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। मेरा बच्चा मर गया अनुपमा। भाभी। हाँ अनुपमा, उसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं हमेशा दक्ष की ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, और उस कसम को निभाने के लिए मैं फिर कभी मां नहीं बनी। तुम्हारे भैया दिन रात दक्ष की अमानत और दादाजी के बिजनेस को बचाने में लग गए, और मैं दक्ष को दादी जी की नफरत से बचाने में। लेकिन कहते हैं ना अनुपमा कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। दादी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और इस पूरी जायदाद पर कब्जा करने वाली ये औरत बस एक कमरे में कैद होकर रह गई। उसके बाद दादी बेबस, लाचार और बेसहारा मेरे रहमो करम पर थी। मैं चाहती तो उनके साथ कुछ भी कर सकती थी, अपने पर किए गए जुल्मों का बदला ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे संस्कारों ने मुझे रोक दिया। आखिर जो भी था वो हमारी दादी थी। सब कुछ भूलकर हम उनकी सेवा करते रहे, ये सोचकर कि शायद उन्हें कभी अपने किए का पछतावा होगा। एक दिन तो वो हमें अपनाएंगी, लेकिन आज तक वो दिन नहीं आया। आज भी उनके दिल में हमारे लिए नफरत वैसी की वैसी ही है। आज भी वो हमें अपना दुश्मन समझती है। भाभी संभालिए अपने आप को। मैं ठीक हूँ बेटा। इसीलिए वो बार बार तुम्हें अपने पास बुलाती है, ताकि वो तुम्हें और दक्ष को हमारे खिलाफ भड़का सके। और मैं इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि तुम उनसे दूर रहो, क्योंकि ये बच्चे ही मेरी दौलत है, और अगर वो ही मुझसे अलग हो गए तो मेरी बरसों की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगी अनुपमा, मैं कंगाल हो जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा भाभी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। आप महान हैं भाभी, आप महान हैं। मैं आपको कभी गलत समझ ही नहीं सकती। इतना कुछ सहा है आपने। मैं तो जानती ही नहीं थी कि दादी के भोले और लाचार चेहरे के पीछे का सच इतना काला होगा।
आज के बाद मैं उनका मुंह भी नहीं देखूंगी। नफरत करती हूं मैं उनसे, नफरत। कौन सा शो देख रही है बेटा? डोली सजा के। हाँ, बहुत अच्छा शो है ना? कब तक अपनी माँ से यूं ही नाराज रहेगी? अपनी माँ को माफ नहीं करेगी बेटा। तू भले ही मुझसे नफरत करती हो, मगर मैंने हमेशा तेरे भले के ही बारे में सोचा है। तुझे इस बात का यकीन जरूर होगा जब तू इस घर से डोली में बैठ के विदा होगी, इस लड़के के साथ। इस लड़के का नाम रजत ओबरॉय है। तू यही चाहती थी ना बेटा कि तेरी शादी ऐसे घराने में हो जो दक्ष से भी ज्यादा अमीर हो। तेरी ये माँ तेरे लिए वैसे ही लड़का ढूंढ कर लाई है बेटा। देख तो सही ना। मैं जानती हूं अब तू अनुपमा को अपनी बड़ी बहन मानती है, मगर बेटा तू ये चाहती जरूर है ना कि तेरा पति बहुत ऊंचे घराने का हो, बहुत ही अमीर हो। चाहती है ना बेटा? मैंने तेरे पापा से भी बात कर ली है, वो भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। बल्कि हम कल ही इस लड़की को, इसके घर वालों को अपने घर बुला रहे हैं। अपनी माँ से नाराजगी छोड़ दे रत्मा, एक मौका दे। तेरी ये माँ सब ठीक कर देगी, सब ठीक कर देगी। वाह मीरा वाह, भाई तुम्हारी एक्टिंग की ना दाद देनी पड़ेगी। वाह, सिर्फ दो आंसू में पहले तुमने दक्ष को फंसाया, अब 2 आंसू में तुमने अनुपमा को भी फंसा दिया। भाई वाह वाह। ये तो मेरी एक्टिंग का एक छोटा सा नमूना था। जब मैंने नारायणी जैसी समझदार और तजुर्बेकार औरत को दुनिया के सामने पागल करार कर दिया और 20 साल तक उसे एक कमरे में कैद करके रखा, तो अनुपमा क्या चीज है? वो तो मेरे सामने बच्ची है, बच्ची। ऐसा नाटक रचा, ऐसी कहानी सुनाई कि कुछ पल में ही मैंने अनुपमा को अपने रंग में रंग लिया था। और अनुपमा के चेहरे पर बुढ़िया के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, खासकर तब जब मैंने उससे कहा कि बुढ़िया ने चंद पैसों के लिए अपने ही सुहाग को क्या बात करी हो मीरा? सच? हाँ, सिर्फ 2 सेकंड लगे मुझे उसकी हमदर्दी को नफरत में बदलने के लिए। देखो, अब तक सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है, जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वैसे। जहां तक इस लड़की का सवाल है, हमें एकदम चौकन्ना रहना होगा मीरा, एकदम सतर्क। देखो, दक्ष तो पूरा दिन घर पे रहता नहीं, कहीं दादी ने उससे अकेले में मिलकर कुछ कह दिया तो? अगर वो हमारी बातों में आ सकती है तो दादी के बातों में आने के लिए उसे 2 सेकंड लगे हैं, और अगर वो आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे सपने, हमारा लक्ष्य, सब कुछ। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्लान है कि जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि अनुपमा दादी के खिलाफ है, और हमारे पीछे भी वो दादी की बातों में नहीं आएगी।
दौलत के लालच में आकर दादी जी ने दादाजी को अपने हाथ से मार दिया था। क्या कोई वाकई दौलत के लिए इतना भी गिर सकता है कि अपने परिवार, अपने बच्चों की ही जान का दुश्मन बन जाए? ओ, आप कोई बात नहीं, इसमें ये करने की क्या बात है, हो जाता है। आजकल तो हर जगह टीवीज में, फिल्म्स में हीरोज तो ऐसे ही फैशन है। शाहरुख के 6 पैक, सलमान के डोले शोले हैं, सभी दिखाते हैं, तो मैं थोड़ी ना कोई कम हूं। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब। ओके, चलता हूं मैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हे देवी माँ, आपने हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, उन्हें पूरा किया है। आज भी मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अपने इस घर के लिए मैं चाहती हूँ कि दादाजी जहाँ भी हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। इस घर में जो कुछ भी हुआ, मीरा भाभी और भैया ने जितने भी दुख सहे, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं एक बेटी बनकर उनकी सेवा कर पाऊँ। अगर मैं उनके दिलों में थोड़ी भी जगह बना सकूँ, तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। मैं जानती हूँ बुढ़िया कि तू अब भी अनु से मिलने और उसे सच्चाई बताने के सपने देख रही है, लेकिन अब ना तो अनुपमा तेरे पास आएगी और ना ही तेरे किसी बात पर यकीन करेगी। अब तुझे मेरी ताकत का अंदाजा खुद तेरी अनुपमा ही करवाएगी। रामू, संजय, मदन। जी मैडम। जी मैडम। अब इस बात का फैसला हो जाएगा कि अनुपमा को किस पर यकीन है, तेरे सच पर या मेरी झूठ पर। अनुपमा, दादी, अनुपमा, भगवान ने आज मेरी सुन ली। उस दिन मीरा के आने से जो बात अधूरी रह गई थी, वो सच्चाई मैं तुझे बताती हूँ।
जिस मीरा और धनंजय को तू देवता समझती है, वो देवता नहीं, राक्षस है, राक्षस, जिन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी के 22 साल छीन लिए, वो भी एक घिनौना मकसद पूरा करने के लिए। जानती हो वो मकसद क्या है? वो बस कीजिए दादी, बस अब और कुछ मत कहिए, क्योंकि मैं आपका हर सच और हर मकसद जान चुकी हूं। इस घर के हर चेहरे के पीछे छिपे सच को मैं देख चुकी हूं। आइंदा से आप मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। और हाँ, धनंजय भैया और मीरा भाभी के बारे में मैं आपके मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहती, क्योंकि अब मैं भी आपके पोते दक्ष की तरह आपसे नफरत करती हूं।